नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 20 दिसंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और तीनों डिटेल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल देखो, साइमल्टेनियस इलेक्शन से संबंधित जो बिल पार्लियामेंट में लाए गए हैं ना, उनको लेके अभी ये डिबेट चल रही है। यहाँ पे आज फ्राइडे है तो इंटरव्यू के माध्यम से ये आर्टिकल बड़ा सा पब्लिश हुआ है। क्या लेजिस्लेचर्स की फिक्स टर्म होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, हम डिस्कस करेंगे इसे डिटेल से। दूसरा जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो रिजिलियंट डेमोक्रेसीज से संबंधित डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड में किस प्रकार से कुछ डेमोक्रेसीज रिजिलियंट है, बाउंस बैक करती हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी डेमोक्रेसी को रिजिलियंट बनाते हैं। फिर देखो लास्ट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित डिस्कस करेंगे। इंडिया चाइना रिलेशंस फिर से पटरी पर आ रहे हैं, ट्रैक पर लौट रहे हैं, जानेंगे कैसे। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले देखो 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े डायलेमास में से एक है रिफ्यूजी प्रॉब्लम। जैसे देखो किसी एक देश में कन्फ्लिक्ट होता है और वहां से लोग जान बचाने के लिए जाते हैं दूसरे देश में, तो दूसरे देश के ऊपर बर्डन आता है, जबरदस्त डायलेमा होता है कि ह्यूमैनिटी को तवज्जो दी जाए या फिर नेशनल इंटरेस्ट को। एक तरफ देखो मानवता है कि कुछ लोग जान बचाने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं तो उन्हें शरण दी जाए, और दूसरी तरफ देखो नेशनल इंटरेस्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग देश में आ गए तो रिसोर्सेज खा जाएंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये जो डायलेमा है ना, ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट का डायलेमा, ये डायलेमा बहुत सारे देशों ने 21वीं शताब्दी में फेस किया है। इवन इंडिया ने भी फेस किया है। रोहिंग्यास जब भारत में भाग कर आए म्यांमार से, तो उनको कैसे टैकल किया जाए। अलग अलग देशों ने अलग अलग अप्रोच अपनाई इस डायलेमा से निकलने के लिए। जैसे यूएसए में तो ट्रंप ने बहुत ज़्यादा बोला कि इलीगल माइग्रेंट्स के लिए उन्होंने बोला, लीगल माइग्रेंट्स के लिए उन्होंने नहीं बोला। तो उन्होंने बोला इलीगल माइग्रेंट्स को मैं भगा दूंगा। उन्होंने दीवार पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया मेक्सिको के साथ में। और वो अभी कनाडा में ट्रूडो की हालत काफ़ी खस्ता है। एक कारण ट्रंप भी हैं। ट्रंप ने धमकी दे दी है, अभी वो प्रेसिडेंट की शपथ उन्होंने ली ही नहीं है, पहले से धमकी दे दी है कनाडा के राष्ट्रपति को कि अगर तुमने बॉर्डर अच्छे से मैनेज नहीं किया तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। बॉर्डर पे अभी यूएस कनाडा बॉर्डर पे अभी स्मगलिंग वगैरह होती है, तुम कुछ नहीं करते हो, अगर तुमने ये ठीक नहीं किया, बॉर्डर पे सिक्योरिटी मजबूत नहीं की तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। उसके बाद फिर ट्रूडो की काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, ये सब। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो आप किसको तवज्जो दोगे? ह्यूमैनिटी को तवज्जो दोगे, नेशनल इंटरेस्ट को तवज्जो दोगे, या फिर आप कोई बैलेंस निकालोगे दोनों के बीच में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, क्या हमारे देश में लेजिस्लेचर्स का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो फिक्स होना चाहिए? जैसे देखो अभी तक हमारे देश में चलता आ रहा था, लोकसभा कितने सालों के लिए चुना जाती थी? 5 साल के लिए। अभी भी मतलब अभी तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाला बिल पास नहीं हुआ है। और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने सालों के लिए होते हैं? 5 साल के लिए। लेकिन देखो अब अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाला जो बिल है वो पास हो जाता है ना, नाम है 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो फिर इसमें सिस्टम ये होगा, जैसे देखो 1 जनवरी 2025 को साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में। साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब लोकसभा के और सभी स्टेट असेंबलीज के एक साथ इलेक्शंस होते हैं। सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, मान लीजिए। तब देखो टर्म होगी कब तक की? सभी स्टेट असेंबलीज की और लोकसभा की टर्म होगी 1 जनवरी 2030 तक। एग्जाम्पल है 5 साल का। लेकिन इसी बीच देखो महाराष्ट्र में ना 2 साल बाद स्टेट असेंबली डिसोल्व हो जाती है, सरकार गिर जाती है। 1 जनवरी 2027 को 2 साल बाद महाराष्ट्र में सरकार गिर जाती है। तो फिर देखो महाराष्ट्र में फिर से इलेक्शन जब होंगे ना, वो 5 साल के लिए नहीं होंगे, वो होंगे बचे हुए 3 साल के लिए। ताकि देखो फाइनली जब 1 जनवरी 2030 को फिर से सभी जगहों पे दोबारा इलेक्शंस होना, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन तब एक साथ ही हों। तो कहने का मतलब ये है, बीच में कोई सरकार गिर जाती है ना, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर लोकसभा डिसोल्व हो जाती है या फिर किसी स्टेट की असेंबली डिसोल्व हो जाती है, तो फिर वो 5 साल के लिए दोबारा नहीं इलेक्ट होगी, वो होगी सिर्फ उतने सालों के लिए जब तक कि दोबारा से साइमल्टेनियस इलेक्शन वाली डेट नहीं आ जाती है।
तो ये चेंज किया जा रहा है 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू। अभी तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में भेजा जाएगा, अभी बिल पास नहीं हुआ है, अभी समय लगेगा। लेकिन देखो इस इशू पे ना अभी आज इस आर्टिकल में डिबेट चल रही है कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि स्टेट असेंबली या फिर लोकसभा बीच में डिसॉल्व हो गई तो सिर्फ उतने समय के लिए दोबारा इलेक्शन हो जितना साइमल्टेनियस इलेक्शंस में समय बाकी है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस में मान लीजिए 1 साल बाकी है तो सिर्फ 1 साल के लिए दोबारा से असेंबली इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, और साइमल्टेनियस इलेक्शंस में मान लीजिए 2 साल बाकी हैं तो सिर्फ 2 साल की टर्म के लिए इलेक्शन हो। तो क्या ये किया जाना सही है या गलत है? तो ये डिबेट है। डिबेट में एक हिस्सेदार हैं पीडीटी आचार्य और दूसरे हैं माधवन नायर। माधवन नायर नहीं है, वो तो शायद इसरो के फॉर्मर चेयरमैन हैं। ये है MR माधवन। तो पीडीटी आचार्य तो ये बोलते हैं कि मुझे तो देखो ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाला जो पूरा कंसेप्ट है यही समझ में नहीं आता। सरकार कहती है कि इससे ना इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर कम होगा, लेकिन देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत कम खर्चा करती है इलेक्शन करवाने में। खर्चा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और मान लीजिए कुछ पैसे सरकार ने बचा भी लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाने से, मतलब ना करवाने से, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो इसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए करेंगे। बार बार इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। उनको जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता के क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है, जनता से पॉलिटिकल लीडर्स एंगेज करते हैं। अगर देखो सारे इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स बल्कि कम जाएंगे जनता के पास में। तो ये शुरुआत में पीडीटी आचार्य बोलते हैं। फिर देखो MR माधवन ये बोलते हैं बिल जो है वो देखो सिमेट्रिकल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, क्योंकि देखो इवन लोकसभा भी बीच में डिसॉल्व हो जाती है 2 साल के बाद, तो लोकसभा के इलेक्शंस भी सिर्फ आगे फिर 3 साल के लिए होंगे जितना टाइम बचा है साइमल्टेनियस इलेक्शंस में। तो मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबलीज दोनों एक ही पेज पर हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा को फायदा किया जा रहा है, स्टेट असेंबलीज को कम टर्म दी जा रही है, नहीं, दोनों की टर्म 5 साल है। लेकिन अगर कोई दोनों में से एक भी अगर बीच में डिसॉल्व हो जाता है तो वो बचे हुए टाइम पीरियड के लिए ही उसे दोबारा से इलेक्शन होंगे। माधवन कहते हैं सिर्फ टाइमिंग अलाइन की गई है, बाकी और कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। फिर वो बोलते हैं देखो ये बोलना कि फेडरलिज्म इसलिए कमज़ोर हो जाएगा जब दोनों के इलेक्शन से एक साथ होंगे कि जनता जो है वो सेंटर के मुद्दों पे ज़्यादा वोट देगी और रीजनल इश्यूज़ पे कम वोट देगी। तो राइटर बोलते हैं देखो ये तो जनता की इंटेलिजेंस पे सवाल उठाना जैसा है। आज का जो युग है, आज का युग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाला युग है। जनता को सब पता है कि स्टेट में गवर्नमेंट कौन बना सकता है और कौन अच्छा काम कर सकता है, सेंटर में वो किसे पसंद करते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो जैसे लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 2014 में, दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास आईं, लेकिन 6 महीने बाद फिर से इलेक्शन हुए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ज़बरदस्त बहुमत आया, 70 में से 67 सीट्स आई। तो मतलब जनता की इंटेलिजेंस पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। उनको पता है, आज के समय में लोग लिटरेट हैं, जागरूक हैं, सोशल मीडिया पे सब उन्हें पता लगता है कि इस वोट से कौन चुना जाएगा, दूसरे वोट से कौन चुना जाएगा, उन्हें सब समझ में आता है। फिर इसके बाद देखो पीडीटी आचार्य ये बोलते हैं चलो माना कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को सिर्फ अलाइन किया जा रहा है, लेकिन जब पहली बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो तब तो लोकसभा के हिसाब से होंगे ना, तब तो बहुत सारी स्टेट असेंबलीज का जो कार्यकाल है वो कम किया जाएगा ना। मान लीजिए अभी लोकसभा गठित हुई है, इसी साल इलेक्शन हुए थे, अब इसकी टर्म खत्म हो जाएगी 2029 में, मान लेते हैं 28 फरवरी को। तो देखो अगले साइमल्टेनियस इलेक्शंस जब 2029 में 28 फरवरी के आसपास होंगे तो ये लोकसभा के हिसाब से हो रहे हैं पहली बार। तो उस समय तो बहुत सारी स्टेट असेंबलीज का टेन्योर बाकी होगा ना, बाकी होगा, लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन के कारण उनका कार्यकाल कम कर दिया जाएगा। तो कम से कम फर्स्ट टाइम तो स्टेट असेंबलीज को नुकसान होगा। इसके बाद देखो पीडीटी आचार्य ये बोलते हैं कि हमारे देश के संविधान में ना जो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज है ना उनको ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन इस प्रकार से उनके टेन्योर को कम करना
इवन फर्स्ट टाइम साइमल्टेनियस इलेक्शंस में सही नहीं है। हमारे देश का जो आइडेंटिटी है कि हमारा देश फेडरलिज्म है, फेडरल कंट्री है, उस आइडेंटिटी को कमजोर करता है ये बिल। इसके बाद देखो M.R. माधवन ना एक इंपॉर्टेंट इशू रेज करते हैं। इशू ये है, मान लीजिए अभी साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं 1 जनवरी 2025 को, और ये टर्म चलेगी साइमल्टेनियस इलेक्शन की 1 जनवरी 2030 तक, मान लेते हैं। लेकिन अगर देखो 3.5 साल बाद लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, 3.5 साल बाद लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, तो उस समय क्या देखो बची हुई एक टर्म के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं 3.5 साल बाद डिसोल्व हो गई, और आधा साल तो फिर देखो लोकसभा इलेक्शंस करवाने में ही लग जाता है। तो मान लीजिए टोटल 4 साल बाद नई लोकसभा गठित हुई, तो क्या ये लोकसभा सिर्फ 1 साल के लिए होगी? ये तो मतलब अनवांटेड सिचुएशन होगी कि सिर्फ 1 साल की लोकसभा के लिए इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शंस करवाया जाए, ताकि फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ में डेट अलाइन हो जाए लोकसभा की। तो ये अनवांटेड सिचुएशन होगी अगर 3.5 साल बाद लोकसभा डिसोल्व हो जाती है तो। इसके बाद देखो जर्मनी के एक मॉडल की बात की जाती है। जर्मनी में फिलहाल देखो प्रोविजन ये है, जब भी सरकार के अगेंस्ट नो वोट कॉन्फिडेंस आता है ना, तो देखो उसके अगेंस्ट ना एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जरूर होनी चाहिए, तभी वो नो वोट कॉन्फिडेंस पास हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब जैसे ही नो वोट कॉन्फिडेंस आएगा तो सरकार गिराने के लिए तो ना एक नई सरकार बनने का विकल्प जरूर होना चाहिए, तभी वो नो वोट कॉन्फिडेंस पास हो सकता है। नई सरकार बनने का अल्टरनेटिव नहीं है तो फिर वो नो वोट कॉन्फिडेंस पास नहीं होगा। बट हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में ना नो वोट कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, इवन नई सरकार बनने का प्रोविजन मतलब कोई अल्टरनेटिव ना भी इमर्ज हो रहा हो ना, तो भी नो वोट कॉन्फिडेंस पास हो जाता है और फिर से इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। तो राइटर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, क्या देखो ये चीज हमारे यहां पे भी इंप्लीमेंट की जा सकती थी? तो दोनों बोलते हैं, PDT आचार्य बोलते थे कि देखो हाई लेवल कमेटी जो थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उन्होंने इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि ये भारत में फिजिबल नहीं है। भारत में कई बार इतने सारे पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, तो ना कई बार नो वोट कॉन्फिडेंस सिर्फ सरकार गिराने के लिए आता है और अल्टरनेटिव सरकार के बारे में सहमति नहीं बन पाती। इस वजह से ये जर्मनी वाला मॉडल इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर एक पॉइंट ये दिया जाता है, यूके में भी देखो फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011 में आया, इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, बाद में 2022 में इसे रिपील कर दिया गया। तो फिर इंडिया में हम क्यों लेके आ रहे हैं? तो M.R. माधवन बोलते हैं, अरे यार हमारा जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो इनसे यूके के फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट से बहुत अलग है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। यूके का फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट ये बोलता था कि लेजिस्लेचर जो है अपनी टर्म पूरी करेंगे, अगर सरकार बीच में गिर भी जाती है तो भी। ये देखो यूके में प्रोविजन ये था, जो न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेचर है ना वो अपना 5 साल पूरा करेगा, इवन बीच में मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं तो भी। लेकिन भारत में ये साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला प्रोविजन अलग है। इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि अगर बीच में कोई स्टेट असेंबली डिसोल्व हो जाती है तो वो फिर से चुनी जाएगी बची हुई टर्म के लिए, ना कि पूरे 5 साल के लिए, ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ में फिर से उस असेंबली के इलेक्शंस करवाए जा सकें। सिर्फ इतनी सी बात है। तो लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये निकल के आता है, PDT आचार्य ये बोलते हैं, देखो अभी जो सिस्टम चल रहा है ना इसमें जाहिर तौर पे कमियां हैं, बट अभी इतनी जरूरत नहीं है कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला प्रोविजन इंप्लीमेंट किया जाए। अभी देश में और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। इसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी, कोई इतनी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, तो दूसरे इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, जैसे गरीबी वगैरह है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो डेमोक्रेसीज के रिजिलियंट होने से संबंधित है, मतलब डेमोक्रेसीज के बाउंस बैक करने से संबंधित है। जैसे देखो 1977 के बाद इमरजेंसी हटी थी, उस समय इंडिया की डेमोक्रेसी ने बाउंस बैक किया था। तो रिजिलियंट डेमोक्रेसीज के बारे में ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 से इसे रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, अभी ना साउथ कोरिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। रातों रात साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था। कारण दिया था नॉर्थ कोरिया से खतरा है और एंटी स्टेट फोर्सेस को टैकल करना है, इसलिए मैं इमरजेंसी लगा रहा हूं। लेकिन देखो जब लोगों को ना इसके पीछे की असली वजह समझ में आई, पावर पे कब्जा करना, तो अपोजिशन ने देखो
एक साफ स्टैंड लिया कि ये जो डिसीजन है वो संविधान के अगेंस्ट है और इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट जो पावर कैप्चर करना चाहते हैं इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए। देखो साउथ कोरिया का संविधान ये बोलता है अपोजिशन के वोट्स की सहायता से ना जो मार्शल लॉ लगाया गया है उसे वापस लिया जा सकता है। तो साउथ कोरिया में जो अपोजिशन के मेंबर्स थे ना वो वहां की पार्लियामेंट में जाने लगे ताकि वोट देकर मार्शल लॉ को वापस लिया जाए। बट देखो प्रेसिडेंट ने ना पार्लियामेंट के बाहर ट्रूप्स तैनात कर दिए, मतलब फोर्सेस तैनात कर दी ताकि अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ना एंटर कर सकें और अपने वोट के माध्यम से मार्शल लॉ को वापस ना लिया जा सके। लेकिन देखो वहां पे ना लोगों ने बहुत हेल्प की अपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर एंटर करने में और आखिरकार अपोजिशन के मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जो मार्शल लॉ लगाया गया है उसे तुरंत की तुरंत रिपील किया जाए। देखो साउथ कोरिया आज के समय में एक डेवलप नेशन की कैटेगरी में आता है, तो यहां पे तो डेमोक्रेसी को बचाया जा सका। लेकिन अगर यही सिचुएशन किसी डेवलपिंग कंट्री में या फिर गरीब देश में पैदा होती तो क्या वहां पे डेमोक्रेसी बच पाती? क्या वहां पे डेमोक्रेसी बाउंस बैक कर पाती? ये देखो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। अगर देखो यूपीएससी पूछ ले कि रिजिलियंट डेमोक्रेसी को डिफाइन कीजिए, जैसे सिंपल शब्दों में तो मैंने आपको बता ही दिया, वो डेमोक्रेसी जो बाउंस बैक कर सके। जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को दबाओ तो वो फिर से बाउंस बैक करता है। डेमोक्रेसी देखो हमेशा से ना एक लिविंग सिस्टम की तरह रहा है। डेमोक्रेसी ऑलवेज सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करती है, चेंज होती है। और विंस्टन चर्चिल ने तो यही बोल दिया था, डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब तक कोई नई गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते तब तक डेमोक्रेसी ही ठीक है। डेमोक्रेसी को स्ट्रोंग बनाने के लिए देखो 3 फैक्टर्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी मतलब जो विभिन्न संस्थान है ना किसी भी देश में वो स्ट्रोंग होने चाहिए। संस्थानों का चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ गड़बड़ी करते हैं, आर्बिट्ररी ढंग से अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो जुडिशरी का चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। जुडिशरी जो है वो चेक करे कि पावर्स को आर्बिट्ररी ढंग से यूज ना किया जाए। तो ये सबसे पहला फैक्टर है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। ये किसी भी देश की डेमोक्रेसी में होनी चाहिए अगर उस डेमोक्रेसी को रिजिलियंट डेमोक्रेसी बनना है तो। दूसरा है वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी, जनता की आवाज। जनता देखो जब गलत चीज पे आवाज उठाएगी ना तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी लीडर में कि वो चीज जनता की मर्जी के बिना वो लीडर वो चीज कर सके। सबसे लास्ट में है सिविल सोसाइटी का रूल। ये है डायगोनल अकाउंटेबिलिटी। सिविल सोसाइटी का रोल किसी भी रिजिलियंट डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो भी सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम करते हैं। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जिनको नाम दिया जाता है फ्रेजाइल एंड कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट्स। ये वो स्टेट्स हैं देखो जो अभी ना स्ट्रगलिंग फेसिस में हैं। इनमें ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस या फिर गरीब देश हैं। इन देशों में ना कॉन्स्टेंटली कुछ देखो स्ट्रेसर यानी स्ट्रेस फैक्टर आते रहते हैं जिनकी वजह से ना डेमोक्रेसी बल्कि और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं किस प्रकार से कुछ देशों में डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर रही है। सबसे पहले है लीडर एज ए वॉइस। देखो कुछ देशों में ना सबसे बड़ा ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है पॉपुलिज्म। मतलब आप देखोगे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही बदल रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, ट्रंप हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि ना सब कुछ गलत चल रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल बोलते हैं ना सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, सारे मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। अब तो देखो अरविंद केजरीवाल भी एक आम लीडर की तरह हो गए हैं, आम पॉलिटिशियन की तरह। लेकिन शुरू में जब वो आए थे तब देखो वो क्या बोलते थे कि सब करप्ट हैं, सब मिले हुए हैं, मैं चेंज कर दूंगा सिस्टम। इमरान खान का एग्जाम्पल लीजिए, इमरान खान ने भी सेम बातें बोली थी जब उनकी पीटीआई पार्टी पाकिस्तान में आई थी ना। वो भी यही बोलते थे अरविंद केजरीवाल की तरह कि सब मिले हुए हैं, सारे के सारे लीडर्स करप्ट हैं, सब अपना घर भर रहे हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता और मैं जनता के बारे में सोच रहा हूं। और यही बात ट्रंप ने भी बोली, लेकिन ट्रंप ने थोड़ा अलग ढंग से बोली। तो कहने का मतलब ये है डेमोक्रेसी में ना ऐसे लीडर्स आते जा रहे हैं जो बोलते हैं मैं ही जनता को समझता हूं और मेरी आवाज ही सब कुछ है, जो मैं चाहता हूं वही होना चाहिए। मतलब देखो ऐसे जो लीडर्स हैं ना वो उस देश के एलीट्स के अगेंस्ट जनता को इकट्ठा करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी देख लीजिए,
वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि नेपोटिज्म हो रहा है, एक ही परिवार के अंदर देश नहीं चलना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे जो लीडर्स होते हैं ना, वो एंटी एलीट होते हैं और वो जनता को एकजुट करने की कोशिश करते हैं ये बोल के कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, मैं आऊँगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन देखो कई बार ऐसे जो लीडर्स होते हैं ना, वो मेजोरिटी का साथ लेते हैं, तो इससे देश में डिवाइड बढ़ जाता है। डिवाइड बढ़ जाता है तो डेमोक्रेसी में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में डिवाइड बढ़ जाता है। यहां पे देखो नीचे लिखा भी हुआ है, पॉपुलिज्म कैन लीड टू एंटी प्लूरलिज्म, इलिबरल अप्रोचेज एंड नेटिविज्म। इसका मतलब देखो ये है, देखो ज़्यादातर जनता जो है ना, वो हमेशा यही चाहती है किसी भी देश में आमतौर पे कि माइग्रेंट्स ज़्यादा नहीं आने चाहिए, खास करके इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में। और ज़्यादातर जनता मेजोरिटी के हितों को सर्व करना चाहती है। तो पॉपुलिज्म में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे ट्रंप हैं, ज़्यादा वाइट्स ट्रंप को वोट देते हैं, ब्लैक्स कम देते हैं, और वो लोग ज़्यादा ट्रंप को वोट देते हैं जो नहीं चाहते कि इलीगल माइग्रेंट्स बाहर से बिल्कुल भी आए। तो ये सारे देखो नए खतरे हैं डेमोक्रेसी को। और देखो पुराने खतरे तो ऑलरेडी हैं ही, जैसे कुछ ही एलीट्स का रूल चल रहा है बहुत सालों से। जैसे हमारे देश में एक पार्टी का रूल था, एक परिवार का रूल था बहुत सालों से। बांग्लादेश में भी देख लीजिए, अवामी लीग का रूल कितने सालों से है, मतलब बीच बीच में चला जाता है, लेकिन शेख हसीना, उससे पहले उनके फादर, श्रीलंका में भी राजपक्षे वगैरह, इनका रूल कितने सालों से चल रहा है। अभी हालांकि ये जा चुके हैं। और पाकिस्तान में देख लीजिए, भुट्टो परिवार कितने समय से है। तो ये तो पुराना खतरा हमेशा से है ही डेमोक्रेसी को, कि एक ही परिवार ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उस वही परिवार की जनरेशन जो है वो बार बार डेमोक्रेसी में है और नए लोगों को कम मौका मिलता है। फिर नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन रूल। अथॉरिटेरियन रूल मतलब, अब जैसे देखो चाइना और रशिया का मॉडल है। चाइना और रशिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना और रशिया तो यूं नहीं कह सकते, अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में है, अच्छा कर रहा है, बट चाइना ओवरऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज के मुकाबले में अच्छा कर रहा है। तो ना बहुत सारे डेवलपिंग और पुअर नेशंस को ना एक आइडिया मिल गया है कि कोई जरूरी नहीं कि ये वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी से ही देश आगे जा सकता है। इवन चाइना की तरह अगर गवर्नेंस अपनाई जाए, पावर्स को सेंट्रलाइज किया जाए, तो भी देश आगे जा सकता है, तो भी देश डेवलप बन सकता है। तो बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे हंगरी में, फिलीपींस में, टर्की में, वो देखो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं और अपने हाथों में पावर कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं, ताकि डंडे की सहायता से देश में रूल किया जा सके, पावर को सेंट्रलाइज करके। फिर देखो राइटर एक बात बोलते हैं, डेवलप कंट्रीज में ना डेमोक्रेसी रिजिलियंट इसलिए है क्योंकि ना वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस में डेमोक्रेसी की नींव रखी गई है, फाउंडेशन रखी गई है। और वहां के जो लोग हैं ना, संविधान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और संविधान में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं। इस वजह से वहां पे जो डेमोक्रेसी है वो बाउंस बैक कर जाती है, जाती नहीं है। जैसे जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने बहुत तबाही मचाई थी, उसके बाद जर्मनी के संविधान में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को बहुत गहराई से जगह दी गई है, ताकि और कोई हिटलर ना पनप जाए जर्मनी में। समझ गए? जबकि देखो दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज वाली डेमोक्रेसीज होती है ना, उनमें कई बार संविधान के जो प्रोविजंस हैं, वो संविधान में जो डेमोक्रेसी के प्रोविजंस हैं ना, उनकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं होती। जब हम बात करते हैं संविधान में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सभी अपना अपना काम करें और सभी एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, चेक्स एंड बैलेंस का जो कंसेप्ट है। फिर एक नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड डेमोक्रेसी। ये भी प्रभावित करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की डेमोक्रेसी मजबूत होगी या नहीं होगी। जैसे वेल्थ कंसंट्रेशन, हमारे देश में देखो गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है ना वो इमीडिएट बेनिफिट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ हमें कोई 1000 रुपये मुफ्त में दे देगा, हम उसे ही वोट दे देंगे। अब देखो गरीब आदमी है, वो पहले तो अपना पेट भरेगा ना, वो बाद में देखेगा कि डेमोक्रेसी के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसे पता ही नहीं होता। पहले तो वो अपना पेट भरेगा ना। तो गरीबी जहां पे है ना, वहां पे डेमोक्रेसी की मजबूती थोड़ी कम आपको देखने को मिलेगी। इंडिया वैसे एक अपवाद है, इंडिया में डेमोक्रेसी अच्छी है और गरीबी भी बहुत ज्यादा है। जब हम बोलते हैं डेमोक्रेसी अच्छी है, तो हम बाकी आप कंट्रीज देखिए, जैसे हमारे आस पड़ोस के कंट्रीज जितने भी हैं साउथ एशिया के, या फिर आप ग्लोबल साउथ के देश देखिए। मैं एक बात आपको बताऊं,
1940s में 50s में इतने सारे देश आज़ाद हुए थे, एकमात्र इंडिया इतना बड़ा देश है या फिर मेजर कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी इतने अच्छे ढंग से सरवाइव कर पाई है। अदरवाइज कहीं तो देखो मिलिट्री का रूल आ गया, कहीं बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, इंडिया जैसी डेमोक्रेसी कहीं पे सरवाइव नहीं की। फिर इसके बाद है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो यूएन जैसे संस्थान है ना, इनका रोल तो मिनिमल है वर्ल्ड के किसी हिस्से में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में या बचाने में। कई बार बल्कि ये जो यूएसए जैसे देश है ना, वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के नाम पे। और ये सही बात है। देखो डेमोक्रेसी जो है उसकी एक डेफिनेशन नहीं है पूरे वर्ल्ड में। डेमोक्रेसी देखो अलग अलग तरह की हो सकती है, इसीलिए नाम दिया जाने लगा है कि वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी अलग टाइप की है, वेस्ट में अलग टाइप की है। चाइना बोलते हैं हम भी एक प्रकार से डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है, क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है? हमने उनको उनके राइट्स दिए हैं। चाइना ऐसी ऐसी बातें बोलता है। लेकिन कुल मिला के देखो एक बात सही है, कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, चाहे किसी भी तरह की डेमोक्रेसी हो, वो बच्चे कैसे, वो रिजिलियंट कैसे होगी। वही बात शुरुआत में, 3 तरह की अकाउंटेबिलिटी। इंस्टीट्यूशंस स्ट्रोंग होने चाहिए। जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रोंग होंगे तो डेमोक्रेसी वहां पे फ्रेजाइल नहीं होगी, कमजोर नहीं होगी। जनता जागरूक हो, जनता अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे। सिविल सोसाइटी स्ट्रोंग होनी चाहिए, मीडिया स्ट्रोंग होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन फ्लो करे, जनता को पता लगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये बेसिक चीजें हों, जुडिशरी स्ट्रोंग हो, तो फिर किसी भी देश में किसी भी तरह की डेमोक्रेसी हो वो बाउंस बैक करेगी, वो रिजिलियंट होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 2020 में जब तक इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पे टेंशंस नहीं क्रिएट हुई थी ना, तब तक देखो इंडिया और चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग होती थी बॉर्डर पे डिस्प्यूट को परमानेंट सोल्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही 2020 में बॉर्डर पे टेंशन पैदा हुई, गलवान में क्राइसिस हुए, तो देखो ये मीटिंग बिना सस्पेंड कर दी गई। लेकिन इतने सालों बाद 23rd मीटिंग हुई। अब दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, इंडिया की तरफ से अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने हिस्सा लिया, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर सीनियर पोलित ब्यूरो मेंबर वांग यी ने हिस्सा लिया इस मीटिंग में। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो इसी साल के अक्टूबर में ना, देखो लद्दाख रीजन में ना 7 पॉइंट्स पे चाइना की फोर्सेस आगे आई थी। 5 पे रेजोल्यूशन पहले ही हो गया था। रेजोल्यूशन मतलब डिसएंगेजमेंट हो गया था। डिसएंगेजमेंट का मतलब देखो डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन से अलग होता है। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि फोर्सेस बिल्कुल ही आमने सामने हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे चली गई हैं वहीं पे, लेकिन पीछे चली गई, ये होता है डिसएंगेजमेंट। तो बचे हुए 7 में से बचे हुए 2 पॉइंट्स पर भी अक्टूबर में सहमति के बाद डिसएंगेजमेंट हो गया। तो राइटर बोलते हैं अब देखो लद्दाख रीजन में ना 7 पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हो गया है, तो अब दोनों देश फिर से रिश्तों को थोड़ा ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसी दिशा में ये एक प्रयास है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई ताकि बॉर्डर को, जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट है उसको परमानेंट रिजोल्व किया जा सके। राइटर बोलते हैं देखो ये एक स्टैंड अलोन प्रोसेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, दोनों देश जो हैं एग्री कर गए हैं, भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से स्टार्ट होगी, सिक्किम बॉर्डर पे ट्रेड फिर से स्टार्ट होगा। वो रिवर्स जो चाइना इंडिया दोनों में बहती हैं, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, उन रिवर्स में पानी का लेवल से संबंधित जो डेटा है चाइना इंडिया से शेयर करेगा। तो ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें वो भी जल्द स्टार्ट हो सकती हैं, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिजनेस एंड स्टूडेंट वीज़ा। अभी इंडिया चाइना बहुत मुश्किल से देते हैं एक दूसरे को, लेकिन वीज़ा लिबरलाइजेशन को लेकर बात हो सकती है। जर्नलिस्ट, चाइना के जर्नलिस्ट भारत में आसानी से आके काम कर सके, भारत के जर्नलिस्ट आसानी से चाइना में जाके काम कर सके, इस चीज़ को लेकर भी एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। ये सब देखो अक्टूबर 2024 के बाद स्टार्ट हुआ। अक्टूबर 2024 में ना भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में ना डायरेक्ट बातचीत हुई थी। उसी में शायद फैसला लिया गया था कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग को अब कंटिन्यू करते हैं ताकि बॉर्डर
पे जो डिस्प्यूट है उसका परमानेंट कोई समाधान निकाला जा सके। देखो भारत ने ना इसके बाद डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन का इंतजार नहीं किया। डी इंडक्शन मतलब कि फोर्सेस वापस अपनी बैरक में लौट गई। मैंने बोला ना शुरुआत में, अभी तो फोर्सेस जैसे पहले बिल्कुल आमने सामने थी, थोड़ा पीछे चली गई हैं, अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है। लेकिन डी इंडक्शन का मतलब यह होता है कि 2020 से पहले फोर्सेस वहां पे थी नहीं, थोड़ी बहुत बस पेट्रोलिंग वगैरह के लिए थी और फोर्सेस तैनात ही नहीं थी, वो अपनी बैरकों में थी, कैंट में थी। तो उस सिचुएशन को वापस लाया जाए, उसका इंडिया ने इंतजार ही नहीं किया, उससे पहले ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हो गई। तो इसका मतलब इंडिया अब डिसाइड कर चुका है कि अब आगे चलते हैं, चाइना के साथ रिश्ते थोड़े ठीक करते हैं। और बाउंड्री के क्वेश्चन पे ना दोनों देशों के ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई, इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई। चाइनीज मिनिस्ट्री ने तो देखो ये बोला, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने ये बोला 6 कंसेंसस, इस टर्म का इस्तेमाल किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हमारी है, उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन वर्ड का यूज किया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बातचीत आगे जा रही है। तो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कौन से 6 कंसेंसस की बात की गई थी? कुछ एग्जांपल्स देखो इस प्रकार से हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ी बड़ी कंसेंसस हैं, सिंपल जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन है उसे मजबूत किया जाएगा। बॉर्डर पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है मजबूत करो, ट्रस्ट पैदा हो बॉर्डर पे दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में। और ये 2005 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस है बाउंड्री को रिजोल्व करने के लिए, इस प्रोसेस को रिवर्ट करो। ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें जो हैं, तो ये सारी कंसेंसस हैं ये। और इंडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बातचीत जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। राइटर ये बोलते हैं देखो अगले साल प्रधानमंत्री मोदी ना चाइना की यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि अगला जो SCO समिट है वो चाइना में ही होगा। और इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन से इस्टेब्लिश हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो अगले साल कोई ना कोई इवेंट होगा। तो उसके मद्देनजर देखें तो इंडिया चाइना रिलेशंस में एक प्रकार से मोमेंटम तो देखो आ गया है और री एंगेजमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गया है इंडिया चाइना के बीच में। 4 साल तक तो रिलेशंस बिल्कुल ही ठप पड़े थे, बट अब री एंगेजमेंट दोनों देशों के बीच में स्टार्ट हो गया है। राइटर ये बोलते हैं देखो री एंगेजमेंट करना चाइना के साथ अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा सावधानी से चलें और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ में चलें। सरकार क्लियर जरूर करे क्या बातचीत हुई है, जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो बफर जोन बने हैं, कब तक बफर जोन रहेंगे, कहाँ तक पेट्रोलिंग हो सकती है। मतलब थोड़ा जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं ना चाइना के साथ में अभी अक्टूबर में डिसएंगेजमेंट के लिए, उस पर ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि जनता को भी पता लगे कि सरकार कैसे चाइना के साथ में डील कर रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। अब लास्ट में समरी देख लेते हैं। हमने ये साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला इशू डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया, MR माधवन ये बोलते हैं देखो चेंज सिर्फ इतना किया गया है कि जो स्टेट या फिर लोकसभा के इलेक्शंस होंगे ना वो बची हुई टर्म के लिए होंगे, अदरवाइज ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट नहीं है ये साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला मूव, क्योंकि ये तो लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जबकि दूसरे जो पार्टिसिपेंट थे PDT आचार्य, वो ये बोलते हैं कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, जनता जो है वो नेशनल इश्यूज को देख के वोट करेगी। माधवन कहते हैं नहीं, आज के समय में आप वोटर की इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। फिर लास्ट में PDT आचार्य ये भी बोलते हैं कि जरूरत क्या है, दूसरे इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो ये कॉस्ट सेविंग वाला आर्ग्यूमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़्यादा खर्चा पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन। फिर इसमें देखो यूके और जर्मनी के मॉडल से भी कंपेयर किया गया था। यूके में जो एक एक्ट आया था फिक्स्ड लेजिस्लेचर वाला, माधवन कहते हैं ये फिक्स्ड लेजिस्लेचर वाला मॉडल नहीं है हमारे देश में, और जर्मनी वाला मॉडल इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, जिसमें नो वोट कॉन्फिडेंस तभी पास होगा जब कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का विकल्प हो। वो हमारे देश के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए नहीं लेके आए। फिर देखो ये इंडिया चाइना रिलेशंस वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। रिश्ते फिर से थोड़े ठीक होने लगे हैं इंडिया चाइना के बीच में। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई 2019 के बाद पहली बार हुई, और भी दूसरे इश्यूज पे लेके अब री एंगेजमेंट स्टार्ट हो चुका है। जैसे देखो कैलाश मानसरोवर यात्रा रीस्टार्ट हो चुकी है, सिक्किम बॉर्डर पे ट्रेड, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को लेके डेटा शेयरिंग,
और कुछ चीज़ें जो अंडर डिस्कशन है, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिजनेस एंड स्टूडेंट वीज़ा का लिबरलाइजेशन, मतलब वीज़ा आसानी से मिले, स्टूडेंट एक्सचेंज, जर्नलिस्ट एक्सचेंजेस, वहाँ के जर्नलिस्ट इंडिया में आके काम करें, इंडिया के जर्नलिस्ट वहाँ पे। तो बाउंड्री टास्क की जो आउटकम अभी निकली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन कहती है 6th कंसेंसस पे सहमति बनी, और हमारे देश की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है पॉजिटिव डायरेक्शन में बातचीत आगे गई। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं अगले साल देखो प्रधानमंत्री मोदी चाइना की यात्रा पर जा सकते हैं। चाइना के साथ एंगेज करना गलत नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर ये डेमोक्रेसी वाला आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी, रिजिलियंट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। वो डेमोक्रेसी जो बाउंस बैक करे। और रिजिलियंट डेमोक्रेसी कब होती है, जब 3 तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। ये हमने डिस्कस किया। हॉरिजॉन्टल मतलब इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग होना, चेक्स एंड बैलेंस होना। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब जनता का पार्टिसिपेशन, पब्लिक की वॉइस। और डायगोनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सिविल सोसाइटी का मजबूत होना। बट देखो डेवलपिंग कंट्रीज पे ना डेमोक्रेसीज कमजोर हो रही हैं। रीजन काफ़ी हैं, पॉपुलिज्म और अथॉरिटेरियन रूल, जैसे चाइना, रशिया, टर्की में देखने को मिल रहा है। और फाउंडेशन डेमोक्रेसी की अगर मजबूत होना, संविधान में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट किया जाए तो दिक्कत कम आती है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो देख लीजिए। ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला मुद्दा हमने डिस्कस किया ना, तो इस पे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, नई एनर्जी, नई उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना बेस्ट दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।